दिन बुधवार दिनांक 24/3/2021 विषय हिंदी कक्षा CL1 क्लास 12 कक्षा 12वीं। प्रश्न क्रमांक 1। सफिया का सामान जब कस्टम जांच के लिए जाने लगा तब उसने कैसा फैसला किया। अर्थात जो सफिया का सब सामान कस्टम के पास अगर जाने लगा तब उन्होंने कैसा फैसला किया, क्या बोला, क्या लिया। देखिए उत्तर में सफिया का सामान जब कस्टम जांच के लिए गया, जांच देखने के लिए लोग भी जाते हैं तो ट्रेन में पुलिस लोग चेक करते हैं क्या, फिर जाने का अब फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चेहरा चोरी से नहीं जाएगा और कस्टम वाले को बता कर दी जाएगी। अर्थात ये जो हमारा जो सब सामान था, बैग था, जो उन्होंने किया था, पैकेट था, सब सामान उसका फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये क्या है, मोहब्बत प्रेम का जो तोहफा दिया गया था वो चोरी से नहीं जाएगा, इसलिए उसको बता दिया कि मेरे पास ये सामान है। ठीक है। और अगला प्रश्न क्रमांक 2। साफिया ने नमक की पुड़िया कहाँ रखी। अर्थात जो साफिया थी, ठीक है, साफिया एक लेडीज थी, वो नमक के पैकेट को कहाँ रखी थी, इसमें यहाँ पे है उत्तर में साफिया ने नमक की पुड़िया अपने पर्स में पैसों और पासपोर्ट के साथ रखी। अर्थात जो सफिया थी मुसलमान, वो नमक के पैकेट को पर्स उस पैसे के साथ में और पासपोर्ट था उनका, जो बाहर जाकर पासपोर्ट बनता है अलग से टिकट, उसी में रखी थी। अगला प्रश्न 3। कस्टम अफसर की तरफ साफिया क्यों बनी। अर्थात जो ऑफिसर थे जो लगा रहते हैं कोर्ट में, उनके सामने में साफिया आगे क्यों बढ़ी। देखिए उत्तर है कस्टम ऑफिसर के सामने नमक की पुड़िया दिखाने के लिए कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी, और जो नमक की पुड़िया थी ना पैकेट, तो उसको दिखाने के लिए उनके सामने आगे बढ़ी। ठीक। अगला प्रश्न क्रमांक 4। कस्टम अफसर का हुलिया कैसा था। हुलिया क्या है, चेहरे की बनावट, तो पहनावा होता। ठीक है। जो ऑफिसर थे उनका हुलिया कैसा था, यहाँ पे उत्तर में आएगा कस्टम अफसर दुबला पतला लंबे कद का, खिचड़ी बाल और आंखों पर ऐनक लगा हुआ था। अर्थात जो कस्टम अफसर था वो दुबला पतला था, एकदम दुबला पतला, मेरे से दुबला पतला, और फिर इसकी बाल खिंची हुई, ऐसे खिंची हुई बाल थी, और ये आंखों पे चश्मा लगा था, ऐनक लगा था। ठीक। अगला प्रश्न 5। सफिया की बातें सुनकर कस्टम अफसर ने क्या किया। अर्थात जो सफिया थी उनकी बातें सुनकर जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया। उत्तर में देखिए सफिया की बातें सुनकर कस्टम अफसर ने पुड़िया को अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफिया को बैग में रख दिया। अर्थात जो ऑफिसर थे उन्होंने सफिया की बातें सुन करके जो नमक की पैकेट था ना पुड़िया, उसको अच्छी तरह से उसको लपेट दिया और खुद सफिया को उस बैग उसमें डाल दिया। ठीक। अगला प्रश्न 6। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती कि कानून हैरान रह जाता से क्या तात्पर्य है। अर्थात यहाँ पे है मोहब्बत को कस्टम से, जो ऑफिसर थे कस्टम ऑफिसर को तो मोहब्बत से इस तरह गुजर जाती, पता ही नहीं चलता, तो कानून गैर रह जाती, कानून हैरान रहती, सोच देते हैरान रहती होगी। इसे क्या तात्पर्य, क्या बोलना चाहते हैं। उत्तर मोहब्बत तो कस्टम से इस कदर गुजर जाती कि कानून हैरान रह जाता। इसका तात्पर्य है कि कस्टम अधिकारी कस्टम जो चेक कर रहे थे, उन दोनों देशों के अलग अलग देश, पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, दोनों देशों के बीच तोहफा का आदान प्रदान, अर्थात कोई गिफ्ट देते हैं, आदान प्रदान करते, देते हैं और लेते हैं। ठीक है। कानूनी हैरान रह और तोहफा की जांच नहीं करते, और दोनों लोग अगर देते हैं और लेते हैं तो ऐसा खुद देते हैं क्या करके। ठीक है। दोनों आदान प्रदान करते हैं और बिना जांच के लिए जाने देते हैं, और उसको जांचते नहीं देते, जाओ ऐसे बोल देते। ठीक। अगला प्रश्न है
7 कस्टम अफसर ने सफिया को क्या संदेश दिया, अर्थात जो ऑफिसर ने कस्टम अफसर उन्होंने सफिया को क्या संदेश दिया। उत्तर में देखिए कस्टम अफसर ने सफिया को कहा, कस्टम अफसर ने सफिया को कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहे, अर्थात जो जामा मस्जिद होते हैं हम लोग जो पढ़ते हैं मस्जिद, उसके जो सीढ़ियां हैं उसको सलाम किए, ऐसे करके सलाम कहे। और इस सिख बीबी को भी कहे कि लाहौर अभी भी उनका वतन है, और लाहौर जो शहर है ना, लाहौर शहर उनका भी ये अपना वतन है। ठीक, अगला प्रश्न 8 रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा तो कस्टम अफसर क्या तात्पर्य है। ये देखो रफ्ता रफ्ता जो चलते हैं ना उसको रफ्ता रफ्ता बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा, इसका अफसर क्या तात्पर्य क्या करना चाहता है। देखो उत्तर में रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा से कस्टम अफसर का तात्पर्य कि लोगों की भावनाएं दोनों देशों के सरहद की दीवारें हैं, अर्थात पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों की जो सरहदें हैं बॉर्डर में, ठीक है, वो उसकी दीवारें जो है एक दिन तोड़ देगी, मतलब दोनों एक हो जाएंगे। अभी जो विरुद्ध लड़ रहे हैं ना वो दोनों पहले एक हो जाएंगे और दोनों मुल्क एक हो जाएगा, अब दोनों पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों एक हो जाएगा, ये कस्टम अफसर बोलते हैं। अगला प्रश्न 9 इसने अपने वतन को ढाका बताया, कौन है वो जिसने अपने वतन को भारत हिंदुस्तान को ढाका बताया। जो उत्तर देखिए कस्टम अफसर ने अपना वतन को ढाका बताया, जो कस्टम अफसर था उन्होंने ही अपने वतन को ढाका बताया। यहाँ देखो प्रश्न क्रमांक 10 कस्टम अफसर कब हिंदुस्तान आए थे, जो ऑफिसर थे वो कब हिंदुस्तान आए थे, हमारे हिंदुस्तान आए थे। यहाँ देखो उत्तर में कस्टम अफसर डिवीजन के समय, डिवीजन के समय जब 12-13 वर्ष के थे तब हिंदुस्तान आए। जब डिवीजन मतलब जो पढ़ाई कर रहे थे उसका उम्र 12 और 13 वर्ष का था तब उन्होंने हमारे हिंदुस्तान आए थे। 11 प्रश्न क्रमांक ढाका के दाब की अलग बात क्या है, इसकी जो ढाका का उसकी बात अलग क्या थी। यहाँ पे उत्तर में ढाका का दाम की अलग बात क्या थी कि वहाँ का जमीन और पानी की विशेषता के कारण दाम भी अलग का स्वाद था, अर्थात वहाँ की जमीन था, जमीन जो हम लोग घर बनाते हैं रहते हैं, जमीन और वहाँ के पानी का जो विशेषता है, ठीक है, उसी के कारण उसके जो दाम है वो अलग था। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न क्रमांक 12 कस्टम ऑफिसर ने अपना परिचय क्या दिया। जो कस्टम ऑफिसर था वो अपना खुद का परिचय क्या दिया कि कस्टम ऑफिसर ने अपना परिचय देते हुए कहा, जो ऑफिसर ने अपना परिचय देते हुए कहते हैं कहते हैं कि 12-13 वर्ष के आयु, तो जब वो 12 और 13 वर्ष के आयु में हिंदुस्तान आकर कलकत्ता ठीक है में पढ़ाई किए और फिर उन्होंने नौकरी की, जॉब की उसको मिल गई। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 13 कस्टम ऑफिसर किनकी किताबें पढ़ने में रुचि रखते थे, अर्थात जो कस्टम ऑफिसर थे वो कौन सी किताबें पढ़ने में क्या है ये रुचि रखते थे। तो यहाँ पे उत्तर में आएगा कस्टम ऑफिसर जरूरत मतलब इम्पोर्टेंट, उनको जो जरूरत है उसी, और टैगोर जी का जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनका किताबें पढ़ने में उसको क्या था रुचि। ठीक, ओके, नमस्ते। देखिए कक्षा CLASS क्लास 12वीं विषय हिंदी और दिन बुधवार दिनांक 24/3/2021। देखो अगला हमारा लेसन है LESSON, लेसन अलग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अर्थात हम लोग जो मेहनत करते हैं काम करते हैं विभाजन और ये है जाति प्रथा। यहाँ इसको लिखे गए हैं
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ऐसे करते हैं, ऐसे किए रहते हैं, देखिए ऐसे बुक ऐसे किए रहते हैं, वो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, इसका अर्थ संबंधी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक कार्य कुशलता के लिए किस आशय को मानते हैं, किस आवश्यकता मानते हैं? अर्थात लेखक कार्य कुशलता अच्छा को किस आवश्यकता को मानते हैं? यहाँ पे उत्तर में देखिए, लेखक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं। अर्थात जो भी लिखते हैं लेखक, उसको श्रम विभाजन, जो काम करते हैं उसको विभाजन को मानते हैं। सबका अलग अलग कार्य में विभाजन होता है, इसी को। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक को किस बात की आपत्ति थी? अर्थात जो लेखक है ये, उसको कौन सी बातें पर आपत्ति होती थी, नहीं मंजूर होता था? यहाँ देखिए उत्तर, लेखक को इस बात की आपत्ति होती थी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए होता है। अर्थात जो श्रम विभाजन होता है उसके जाति प्रथा होती है, और श्रमिक विभाजन जो हम लोग सब काम करते हैं उसका भी विभाजन हो जाता है, उसी को उसको अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न क्रमांक 3, भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है? अब यहाँ देखो जाति प्रथा, यहाँ पे जो जाति है अलग अलग जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसकी क्या विशेषता है? उत्तर में है, भारत की जाति प्रथा की यह विशेषता है कि श्रमिकों का वास्तविक विभाजन, जो हमारा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मजदूर हैं, उसको वास्तविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभिन्न वर्गों का भी एक दूसरे को अपेक्षा उच्च नीच कराते हैं, और सब लोग कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बराबर नहीं है, ऐसे करके इसको बोलते हैं, है ना। अब उत्तर प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, सभ्य समाज किसकी आवश्यकता यहाँ क्यों नहीं करती? देखो सभ्य, सब अच्छा रहेंगे, सभ्य हो गया, शिक्षित रहेंगे, सभ्य हो गया, तो सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता किसकी आवश्यकता नहीं करती है? यहाँ पे है सभ्य समाज, सब समाज की श्रम विभाजन की आवश्यकता, परंतु सभ्य समाज को श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अवास्तविक विभाजन करती है। अर्थात हम लोग सब काम करते हैं, सब अलग अलग विभागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देती है, बांट देती है, तुम ये काम करना है, वो ये काम करना है, तुम ये काम करना है, सबको बांट देते हैं। और अगला प्रश्न है 5, श्रम विभाजन किस पर आधारित नहीं है? अर्थात किसके भरोसे नहीं है? हमारे भरोसे कोई नहीं है, किसके भरोसे कोई नहीं है, श्रम विभाजन किस पर आधारित, आधार नहीं है। देखो श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार है, और श्रम विभाजन जो काम करते हैं वो अपने ऊपर रुचि है, मुझे ये काम करना अच्छा है, मुझे ये काम करना अच्छा है, सब अलग अलग होते हैं, कोई पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, सब अपने अपने मनुष्य के रुचि के अनुसार होता है। अगला प्रश्न 6, समक्ष श्रमिक समाज में निर्माण किस प्रकार हो सकता है? समक्ष सक्षम सब प्रकार के श्रमिक जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, और समाज का निर्माण बनाने में किस प्रकार हो सकता है? यहाँ पे है समक्ष श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता की और सीमा को विकसित कर सकें, और हम सब अपने अपने क्षमता के साथ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ, सबके सीमित तक, जिसमें अपने पेश या कार्य में चुनाव करना, अपना मुझे जो काम करना है इसको हम लोग पसंद करेंगे, स्वयं चुनेंगे कि मुझे ये काम पसंद, मुझे काम पसंद, मुझे काम पसंद, है ना। अगला प्रश्न क्रमांक 7, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा की जो दूषित यानी खराब, उसका बोलचाल, उसका सिद्धांत क्या है, रूल्स क्या है? यहाँ है उत्तर में, जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य की प्रशिक्षण या विशिष्ट सक्षमता के विचार नहीं करते। अर्थात हम लोग बिना ट्रेन किए, बिना तैयारी किए कोई भी काम हम लोग नहीं करते, हम लोग में वो क्षमता नहीं है। हम अगर अब पढ़ा रहे हैं तो वहाँ घर से पढ़ जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, तब तुम लोगों को पढ़ाएंगे। इस तरीके से अपना विचार नहीं किए बिना, ठीक है। अपने दृष्टिकोण जैसे माता पिता को सामाजिक स्तर को सुधार के पहले ही, अर्थात गर्भधारण के समय भी मनुष्य अपने पेशा पर निर्भर करता है। अर्थात हम लोग शादी कर देते हैं, कोई काम नहीं करते तो ये आती है तो उसका ऐसे हो जाता है, बच्चा हो जाता है, खाने पीने नहीं मिलता है, गरीब हो जाते हैं, उसको निर्धारण करने के लिए गर्भधारण के समय कि हमारा पेशा मतलब क्या काम करना है, तो कोई दाढ़ी बनाते हैं, कोई बाल काटते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, सब हमको हमारे पेशा हमको माता पिता के सामाजिक स्तर पर उनको नहीं सिखाया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए।
अर्थात इस गद्यांश में हमको जो लेखक का नाम लिखना है और उसका शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पे देखो गद्यांश का शीर्षक क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अर्थात हमारे जो काम को विभाजन करना है और ये जाति प्रथा है। ठीक, और इसके लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 9, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा प्रमुख दोष है। यह हम मनुष्य की स्वच्छता और निर्माण पर भी नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्ति भावना की रुचि में कोई स्थान नहीं होता है। अब देखो श्रम विभाजन की दृष्टिकोण है, इसमें प्रमुख प्रथा इसका दोष है ना। इसे मनुष्य की स्वेच्छा निर्भर, हमारी जो स्वेच्छा अनुसार हम हमारे पर निर्भर करती है कि मनुष्य की जो व्यक्तिगत है, ठीक है, अपने रुचि पर स्थान कर हमको कौन सा काम करना पसंद है ये तो होता है ना। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 10, लेखक के अनुसार सबसे बड़ी समस्या, जो लेखक है डॉक्टर अम्बेडकर जी, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए निर्धारित कार्य अरुचि के साथ व्यवस्थावश से करना है। अर्थात हमारे रुचि नहीं है, रुचि नहीं काम करने में, तो हमको व्यवस्थापूर्ण निराश होना पड़ता है, हम निराश हो जाते हैं। हाँ, और मनुष्य जो है दुर्भावना से ग्रस्त होकर भी टालू काम करने लगते हैं और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, और हमको काम में इंटरेस्ट नहीं होता, धीरे 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 काम करते हैं, हमको इंटरेस्ट लूज काम करते हैं, लूज, है ना। तो ये हो गया। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है, मनुष्य किन परिस्थितियों में निष्क्रिय बन जाता है, और उस मनुष्य जो है, हम जो मनुष्य हैं, हमारे कौन से परिस्थिति में कि हम खाना खाएं कि नहीं खाएं कि काम में जाए क्या है, हमको निष्क्रिय हो जाता है, काम कम होना पड़ता है। तो उसमें किसी कार्य की कुशलता प्राप्त न करने के कारण हमको जो कार्य करना है हमको नहीं मिलता है, तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। हमको ये काम अच्छा लगता है करें, सक्रिय रहेंगे, और व्यक्तिगत दिल और दिमाग में भी न लगाता है, और उस काम को करने में दिल में नहीं लगता है, दिमाग में लगता है, कर चलिए, थैंक यू।